हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेशोज़। अब अकाउंटिंग रेशो में रेशो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रेशो वर्ड का मीनिंग होता है कि जब कोई दो वेरिएबल्स को, कोई दो आइटम्स को, दो फिगर्स को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में शो करते हैं, उसको रेशो कहते हैं। जैसे कि अब ये जो रेशो है ये 4 तरीके से डिस्क्राइब की जा सकती है। जैसे कि सपोज़ करो मैं ये भी कह सकती हूँ कि दो भाई हैं, राम और श्याम, और एक की इनकम 8 लाख है और दूसरे की 4 लाख है। और मैं ऐसे भी तो कह सकती थी कि राम और श्याम की जो इनकम है वो 2:1 की रेशो में है, मतलब कि राम की इनकम श्याम की इनकम से दुगनी है, 2:1। तो वो प्योर रेशो की फॉर्म में हो गई। मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ कि एक की इनकम दूसरे की इनकम से 100% ज़्यादा है या 50% ज़्यादा है, हम परसेंटेज की फॉर्म में भी कह सकते हैं। या टाइम्स, है ना, कि राम की इनकम श्याम की इनकम से 2 टाइम्स ज़्यादा है, ऐसे इस फॉर्म में भी कह सकते हैं। और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कह सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, कि जैसे कोई इनकम है, उस इनकम का 1/3 पार्ट इसको दे दो, है ना, बाकी 1/3 इसको और 1/3 इसको। हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये है रेशो को डिस्क्राइब करने के तरीके। उसके बाद जी आपके सिलेबस में जो रेशो है उसकी थोड़ी थियोरी भी है, पर पहले हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे। तो गरेवाल की बुक का पेज नंबर 4.5, टाइप्स ऑफ रेशोज़ कौन सी हैं? लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। तो आज हम सिर्फ पहले लिक्विडिटी रेशोज़ करेंगे। तो लिक्विड का मतलब कॉमर्स में वो नहीं होता जो आपने कभी 10th साइंस तक पढ़ा था कि लिक्विड का मतलब पानी, तेल, है ना, दूध, वो नहीं। कॉमर्स में लिक्विड का मतलब होता है कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश, कि कोई चीज़ आपकी कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, कौन सी एसेट, वो उतनी ही ज़्यादा लिक्विड है। जैसे खुद कैश तो लिक्विड है ही है, बैंक बैलेंस, आपकी बैंक की एफडीज़, कोई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, कोई शॉर्ट टर्म शेयर्स में आपने पैसा लगाया जो कुछ देर में कैश में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है, तो वो आपकी क्या है? वो आपकी लिक्विड एसेट्स हैं। तो अब लिक्विडिटी रेशोज़ हमें क्या बताती हैं? वो हमें ये बताती हैं कि हमारे बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या हमारा बिजनेस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे करने के काबिल है, तो वो क्या है? हमारी लिक्विडिटी रेशोज़। अब लिक्विडिटी रेशोज़ में 2 रेशोज़ आपके सिलेबस में है, एक है करंट रेशो और दूसरी है लिक्विड रेशो। याद रखना, लिक्विड रेशो के 3 नाम हैं, लिक्विड रेशो, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। तो फर्स्ट है करंट रेशो। करंट वर्ड आपने इससे पहले कहाँ पढ़ा? आपने इससे पहले करंट वर्ड 2 बार पढ़ा, एक बार करंट एसेट्स पढ़ी, एक बार करंट लायबिलिटीज़ पढ़ी। तो उन्हीं को लेकर ही करंट रेशो निकलेगी, है ना। +1 में आपने टाइप्स की थी ना एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की, वहाँ आपने करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी वर्ड पढ़ा था। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। अब ये देखो, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, अब इसमें हमने क्या करना है? उसने बोला कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशो। तो करंट रेशो कैलकुलेट करने को बोला। सबसे पहले आपने पेपर में फॉर्मूला लिखना है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। अगर आप सारा सम कर देते हो, आंसर निकाल देते हो, पर फॉर्मूला नहीं लिखते हो, तो आपका हाफ मार्क कट जाएगा, ठीक है। तो करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी पूरा लिखना है, CA ओवर CL नहीं लिखना। तो आपने अब क्या करना है, इसमें से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसमें से ढूंढनी है। अब ये वाला सम करते वक्त आपने अपने दिमाग में ना, ये परफॉर्मा जो 1.6 पेज पर है ना, वो आपने अपने दिमाग में रखना है। अब करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में आपने क्या क्या लेना है? ये ABCDEF, इन चीज़ों का टोटल करंट एसेट्स है। और करंट लायबिलिटीज़ में आपने क्या लेना है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म, इनका जो टोटल है वो करंट लायबिलिटीज़ है। तो ये अगर बैलेंस शीट का परफॉर्मा आपको याद है तो आपको पता है करंट लायबिलिटी के नीचे ये 4 चीज़ें आती हैं, करंट एसेट्स के नीचे ये आती हैं, इनका प्लस करंट एसेट्स, इनका टोटल प्लस करंट लायबिलिटीज़। अब ये देखो, अब इसमें हम करंट एसेट्स अब ढूंढेंगे। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और बिल रिसीवेबल के टोटल को ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। तो इसमें अकेले डेटर्स ही हो सकता है इस बिजनेस में बिल रिसीवेबल नहीं होंगे, तो ये करंट एसेट है ना, जो एसेट्स 1 साल में बार बार फ्लक्चुएट होता है जिनका बैलेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, टाइम से पहले किसी स्टाफ को सैलरी दे दी, टाइम से पहले कोई किराया दे दिया, तो प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस, करंट एसेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, खुद नाम ही बता रहा है शॉर्ट टर्म, करंट एसेट्स। मशीनरी थोड़ी करंट एसेट होती है, ये तो फिक्स्ड एसेट होती है, तो ये करंट। यहाँ पर अब देखिए कोई और है, बिल पेएबल तो करंट लायबिलिटी होता है, सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होता है, डिबेंचर थोड़ी करंट लायबिलिटी, वो तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ये करंट एसेट। एक्सपेंसेस पेएबल, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, है ना, अभी पे करने हैं आपने, ये करंट लायबिलिटी।
तो 3 आपके पास करंट लायबिलिटीज़ है, बाकी आपके पास करंट एसेट्स है। पहले आप फॉर्मूला लिख दोगे, फिर आप लिखोगे करंट एसेट्स इक्वल टू 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 और इधर एक रहती प्लस 40,000। ये टोटल बन गया आपका 3 लाख। ऐसे करंट लायबिलिटी 3 थी तो 30 प्लस 80, ठीक है, और प्लस ये लास्ट 40, इनको प्लस किया, ये बन गया 1,50,000। तो न्यूमरेटर में करंट एसेट्स 3 लाख ऊपर रखा, डिनोमिनेटर में 1.5 लाख रखा, डिवाइड किया 2:1, आपका आंसर आ गया। आपने पेपर में ये जो स्टेप है ना कि करंट एसेट्स के आगे सारी चीज़ें लिखकर प्लस करनी है, नाम लिखो ना लिखो पर अमाउंट्स लिखकर प्लस करके दिखाने हैं। ये नहीं आपने कहना कि मैडम मेरे को तो 3 लाख प्लस करना कौन सा मुश्किल, मैं तो जुबानी प्लस कर लिया, मैंने सीधा ही लिख दिया 3 लाख। नहीं, आपने ये स्टेप करके दिखाना है, क्योंकि हो सकता है ये स्टेप ना करने के आपके मार्क्स कट जाएं। अब बेटा हम करेंगे गरेवाल की बुक के बैक क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जब उसने जो रेशियो कैलकुलेट करने को कही ना, सबसे पहले तो आपने फटाफट से पेपर में उसका फॉर्मूला लिख लेना है कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। जो बैक क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरह वो आप कर लोगे। अब आपने अपने सम में ढूंढना है कि करंट एसेट्स कहाँ है और करंट लायबिलिटीज कहाँ है। करंट एसेट्स, टोटल एसेट गिवन है, फिक्स एसेट गिवन है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट एसेट्स है ही नहीं। तो अब आपने कोई तरीका सोचना है कि जिससे मैं करंट एसेट्स निकाल सकूं। पहले तो चलो करंट एसेट्स नहीं गिवन, सब में कौन कौन सी एसेट्स गिवन है वो देखो। एसेट वर्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पर वर्ड आ रहा है टोटल एसेट्स, ये फिक्स टेंजिबल एसेट्स, और एक ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी तो एसेट ही होती है। ये 3 एसेट्स हैं, पर करंट एसेट का कहीं पर नामो निशान नहीं है। मुझे चाहिए करंट एसेट्स। अब आपके सामने, आपकी आंखों के सामने पेपर में आएगा ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा, इसको आपने अपने दिमाग में लेके आना है। अब देखो ये रही एसेट्स, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बार बार कहा है, पेज नंबर 1.6 आपकी बुक का आपने रट्टा मारना है। अब ये देखो आपको इस सम में क्या गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है। टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, टोटल एसेट्स का मतलब होता है आपको एसेट साइड का टोटल गिवन है 10 लाख, ये समझो आपको टोटल एसेट्स गिवन है। फिर आपको सम में क्या गिवन है, देखो आपको सम में गिवन है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, कितनी है 5 लाख। अब ये देखो ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हेडिंग है ना। ये टेंजिबल एसेट्स आपको कितनी गिवन है, ये आपको 5 लाख गिवन है, समझ रहे हो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है 3 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये रही, ये आपको गिवन है 3 लाख। एक ये चीज गिवन है और एक ये चीज गिवन है, ये 2 चीजें गिवन है। अब ये 2 चीजें नॉन करंट एसेट का पार्ट है, नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है। तो तुम्हें ये 2 चीजें जो गिवन है ये दोनों ही फिक्स्ड है। एक तुमको फिक्स्ड एसेट्स गिवन है और एक तुमको टोटल एसेट्स गिवन है 10 लाख। तो एसेट्स में 2 तो हेडिंग्स होती हैं 1 और 2। एक हेडिंग होती है फिक्स्ड एसेट्स की, है ना, नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट। एक हेडिंग होती है करंट एसेट की। तो जब तुमको टोटल गिवन है और टोटल में से 5 और 3 8 अगर फिक्स्ड एसेट्स हैं तो इसका मतलब है बाकी 2 लाख करंट एसेट्स ही होंगी। मैं दोबारा बताती हूँ, टोटल एसेट्स गिवन है 10 लाख। ये 2 जो आपको एसेट्स गिवन है, देखो बेटा ये परफॉर्मा आपकी नजरों के सामने हमेशा होना चाहिए, ठीक है। पर्ची बना के नहीं लेके जानी, मेरे कहने का मतलब मन में हमेशा होना चाहिए ठीक। तो टेंजिबल एसेट्स आपकी 5 लाख है और ये 3 लाख गिवन है, और ये दोनों ही आपकी फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो ये फिक्स्ड एसेट्स हैं। 10 लाख तो टोटल होंगी ना फिक्स्ड और करंट मिला के। अगर मिलाकर टोटल एसेट 10 हैं और 8 उसमें से आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, इसका मतलब है बाकी 2 लाख कौन सी होंगी, फिर बाकी 2 लाख आपकी करंट एसेट्स होंगी। अब इसको अपने सम में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखो, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, टोटल एसेट इज इक्वल टू फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये दोनों मिला के आपकी क्या हो गई, लॉन्ग टर्म एसेट्स, है ना, और ये होगी आपकी करंट एसेट्स। ओके। अब यहां पर अमाउंट भरेंगे, ये आपका अमाउंट 10 लाख है ना, तो ये 5 लाख है, ये 3 लाख है। करंट एसेट्स हमने निकालना है। अब मैंने सीए क्यों लिख लिया, क्योंकि एक बार मैं करंट एसेट्स लिख चुकी हूं, इसकी ब्रैकेट में चाहे आप एक बार लिख दो CACL, तो अब टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चा अब जहां जहां करंट एसेट वर्ड यूज करना है वहां वहां CA, और करंट लायबिलिटी की जगह वहां वहां CL वर्ड यूज कर सकता है। एक बार फुल फॉर्म बस सम में बता दो।
तो करंट एसेट्स 10 लाख में से 8 लाख माइनस किया, करंट एसेट्स 2 लाख आ गई। अब नेक्स्ट है हमें अब करंट लायबिलिटीज चाहिए। तो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए सम में देखो क्या क्या गिवन है, कहीं पर करंट लायबिलिटी का नाम नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज नहीं है, और इधर शेयर होल्डर्स फंड्स हैं। अब करंट लायबिलिटी ढूंढने के लिए अब सोचो कि अब मैं ऐसा क्या स्टेप करूं कि मेरे पास करंट लायबिलिटीज आ जाएं। अब सोचो कि जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा था, ठीक है, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। एक आपको क्या गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि ये वाली फिगर, ठीक, ये आपको कितनी गिवन है, ये आपको गिवन है नॉन करंट लायबिलिटी, उसने हेडिंग लिखी है, मतलब ABCD का टोटल आपको 2,60,000 गिवन है, क्योंकि उसने बोला है नॉन करंट लायबिलिटी। उसने कौन सा बोला कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग इतनी है या डिबेंचर इतनी है या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म प्रोविजन, उसने अलग अलग नाम नहीं लिए, उसने हेडिंग लिखकर बता दिया 2,60,000। तो जब हेडिंग लिखकर बताते हैं, बाई चांस अगर सम में नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ पर 2,60,000 गिवन है, बाई चांस अगर सम में वो इन चारों में से कोई एक आइटम अलग से भी दे दे कि डिबेंचर आपके 1 लाख के हैं, तो आपने नॉन करंट लायबिलिटी को वो डिबेंचर 1 लाख प्लस करके 3,60,000 नहीं कर देना। जानबूझ के टीचर फिर एक आइटम अलग से भी दे देते हैं कि बच्चा उसको दोबारा प्लस करे और अपना सम गलत कर ले। जब आपको बेटा हेडिंग का टोटल दे दिया गया, इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि सब हेडिंग्स उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ये आपको 2,60,000 गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी एक चीज ये गिवन है। एक आपको सम में क्या गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड क्या होते हैं कि शेयर होल्डर्स का जितना पैसा बिजनेस में बनता है, ओनर्स इक्विटी, तो शेयर होल्डर फंड एक शेयर कैपिटल जो उन्होंने बिजनेस में लगाई, और दूसरा रिजर्व भी तो उन्हीं के ही है, जो प्रॉफिट कमाया ओनर का होता है, अगर उसमें से रिजर्व्स बनाई हैं वो किसके हैं, वो शेयर होल्डर्स के ही हैं। तो ये शेयर होल्डर फंड में ABC तीनों है, तो इन तीनों का टोटल आपको कितना गिवन है, आपको गिवन है 6,40,000। बात समझ आई? तो ये टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स गिवन है और नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं गिवन, वैसे आपके सिलेबस में भी नहीं है +2 के, तो ये तो इसको तो छोड़ दो। तो अब बचा क्या, बचा आपके पास करंट लायबिलिटी। बाय चांस अगर आपको सम में टोटल लायबिलिटी, क्योंकि ये होता है ना, यहाँ पर आपका लायबिलिटी साइड का टोटल आता है ना, और यहाँ पे आपका एसेट साइड का टोटल आता है। आपको एसेट्स का टोटल इस सम में 10 लाख गिवन है, 10 लाख गिवन है ना। जितना लायबिलिटी एसेट साइड का टोटल होगा, क्या उतना ही लायबिलिटी साइड का टोटल नहीं होगा, उतनी लायबिलिटीज होंगी। इसका मतलब टोटल लायबिलिटीज आपको सम में चाहे नहीं भी गिवन, पर ये ऑटोमेटिकली एज्यूम्ड है कि जो एसेट साइड का टोटल होता है वही लायबिलिटी साइड का टोटल होता है। हो गया सम आसान, टोटल लायबिलिटीज पता लग गई आपको। रह कौन सी आइटम गई थी, एक यही तो रह गई है, यही तो रह गई है, ठीक। बाकी 1 और 3 तो आपको गिवन ही है, 2 तो आती नहीं पेपर में कभी भी। तो 10 लाख में से इन दोनों को माइनस करोगे तो नेचुरली आपके पास करंट लायबिलिटी नहीं आ जाएंगी। अब इसको हम सम की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। पहले हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है, और उसके बाद आप यहां पर जो टोटल लायबिलिटीज हैं, ठीक, टोटल लायबिलिटी मतलब टोटल लायबिलिटी साइड हो गया एक तरह से, है ना। ये टोटल लायबिलिटी का मतलब कहीं सिर्फ यही ना समझ ले लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तो लिख दो इंक्लूडिंग शेयर होल्डर फंड। टोटल लायबिलिटी साइड है ये, ठीक है। तो टोटल एसेट्स आपकी कितनी है, 10 लाख इज इक्वल टू, अब टोटल लायबिलिटी साइड का यहां पर लिखना शुरू करो। देखो क्या क्या होता है लायबिलिटी साइड पर, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो लिखो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो कितने आपको गिवन है शेयर होल्डर्स फंड्स, 6,40,000 प्लस नॉन करंट लायबिलिटी आपको गिवन है 2,60,000 प्लस करंट लायबिलिटी नहीं गिवन, और ये 10 लाख के इक्वल है। तो यहां से आपकी करंट लायबिलिटी निकल जाएंगी। आप जब 10 लाख में से माइनस करोगे इन दोनों का टोटल, ठीक, तो 6 और 2 8 और 9 लाख माइनस करोगे तो यहां से आपकी करंट लायबिलिटी ₹1 लाख निकल जाएगी। और इसको फॉर्मूला में पुट करोगे कि करंट रेशो इज इक्वल टू, कितनी करंट एसेट्स आई थी, 2 लाख ओवर 1 लाख, तो आंसर आ गया 2:1। तो इस तरह कभी कभी कोई मिसिंग फिगर भी होती है जो हमें निकालनी पड़ती है, और फिर वो मिसिंग फिगर्स निकाल के
ठीक है, बच्चे सोचते हैं कि शायद अगर करंट एसेट्स हमें सम में चाहिए तो हमको शायद करंट एसेट्स के लिए वो हमेशा डेटर, स्टॉक, कैश ही देंगे, करंट एसेट्स की डिटेल ही देंगे। तो देखो, चाहिए करंट एसेट्स थी पर दी फिक्स एसेट्स हुई थी, चाहिए करंट लायबिलिटी थी पर दी हुई थी नॉन करंट लायबिलिटी या शेयर होल्डर फंड। तो बैलेंस शीट का टोटल तो दोनों साइड का बराबर ही होता है। तो अगर एक चीज़ जो चाहिए वो नहीं गिवन, दूसरी चीज़ गिवन है, तो टोटल दोनों साइड का बराबर ही है ना। तो आप उसमें से मिसिंग फिगर निकाल लो। जैसे मैंने अभी टोटल एसेट को टोटल लायबिलिटी के पहले बराबर किया, मेरे को टोटल लायबिलिटी ऑटोमेटिकली पता चल गई। तो ऐसे भी मिसिंग फिगर्स निकाल सकते हैं। थैंक यू।